हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एपीवी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 का मेन बुक जो है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर में 2 पोम दिया हुआ था, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, उसको कवर अप करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है आपका ये दोनों टॉपिक पे। तो चलते हैं आगे, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और काफ़ी टाइम हो गया है, वीडियो नहीं बना पा रहा था, प्रॉब्लम्स था और प्रॉब्लम्स आगे भी रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिए, वीडियोज आती रहेगी। और मार्च के एंड तक में भी मैं आप लोगों के लिए ग्रामर से रिलेटेड भी टॉपिक आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। अभी ग्रामर का नहीं बना पा रहा क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले तक लॉकडाउन था और लॉकडाउन खुलने के बाद थोड़ा वाइट बोर्ड वगैरह नहीं है, इस वजह से। तो मार्च के बाद अप्रैल में आपको ग्रामर से रिलेटेड भी टॉपिक मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है डस्ट ऑफ स्नो, इसको फिनिश करने के बाद आगे बढ़ेंगे। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ये डस्ट ऑफ स्नो के जो पोएट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन्होंने ये बताया है कि द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मीन्स होता है विषैली झाड़ियों का पेड़, ठीक है। हेमलॉक मीन्स होता है विषैली झाड़ी का पेड़, जिसको हर्ब भी कहते हैं, हर्ब HERB। तो कह रहा है कि जिस तरह से कौवे ने उस हेमलॉक ट्री से कौवे ने क्या किया, मेरे ऊपर थोड़ी सी धूल उड़ाई। मतलब कौवा जो था, बर्फ़ की जो धूल थी उसको उसके ऊपर से हिलाकर, विषैली झाड़ियों को हिलाकर मेरे ऊपर गिराया कुछ डस्ट को। और वो डस्ट किसका था? बर्फ़ का था। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। कहता है उसने मेरे पूरे मूड को बदल दिया और उस दिन के एक हिस्से को बचा लिया जिसके बारे में मैं पश्चाताप कर चुका था। कहता है उसने मेरे पूरे मूड को बदल दिया, पूरा जो मेरा मूड था पूरा चेंज हो गया उसके ऐसा करने के बाद। और मैं जो हूँ जिसके बारे में पश्चाताप कर रहा था, उसने क्या किया, उसको बचा लिया। मतलब मैं जो जिसके बारे में सोच सोच कर इतना ज़्यादा मूड को अपने दूसरी तरफ ले जा रहा था, उसको क्या किया, उसने बदल दिया। इसमें आपको हेमलॉक मीन्स विषैली झाड़ी और इसका जो है सूक मीन्स होता है हिलाना या झाड़ना। बच्चों को थोड़ा सा मीनिंग वगैरह ज़्यादा जानकारी होना चाहिए। और ये छोटा पोम था, फर्स्ट है। और इसके नीचे जो है आपका थोड़ा बहुत क्वेश्चन एक्सरसाइज मिल जाएगा, जिसमें थिंकिंग अबाउट द पोएम लिखा हुआ है। देखिए यहाँ हेमलॉक में लिखा हुआ है ना, ए पॉइजनस प्लांट ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, रूड मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट। तो इसमें सारा कुछ जो है लिखा हुआ है। थिंकिंग अबाउट द पोएम, यहाँ जो है कह रहा है आप इस पोएम कविता को जो पढ़े, ये जो आपका टू स्ट्रेंजा का जो पोम था, उस पोम को आपको पढ़ने के बाद जो है क्या लगा और उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। बच्चों के पास बहुत सारी क्वेश्चंस होती है कि पोम तो पढ़ लिए, इसका लिटरेरी डिवाइस क्या होगा, पोइटिक डिवाइस क्या होगा, कब सोल्व होगा। तो ये सारी चीज़ों को मैं सोल्व कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया उसके लिए आपको वाइट बोर्ड का ज़रूरत पड़ेगा, और वाइट बोर्ड फ़िलहाल मेरे पास है नहीं। तो जब मेरे पास हो जाएगा तो मैं आपको एक सिरे से नए सिरे से पूरे की पूरी सॉल्यूशन दे दूंगा। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की धूल क्या है। व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। कहता है कवि का मूड किसने बदल दिया, कवि का जो मूड था वो किसने बदला। हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड, और वो जो कवि का मूड था वो कैसे बदल गया, मतलब किसने बदला, कैसे बदला, और बर्फ़ की धूल क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो आपके इन्हीं 8 लाइन्स में से ही आपका आंसर निकल करके आ रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन था व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, वो हम बता देते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो इज द डस्ट विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाई अ क्रो व्हेन इट सूक ऑन एन आइस लैडन विथ स्नो। जब बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, तो आपने देखा होगा जब बर्फ़बारी होती है तो क्या होता है, बर्फ़ का छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है वो पेड़ वगैरह पर आकर ठहर जाता है, रुक जाता है, जम जाता है। और उसी को जब कौवा जो है हिलाता है तो उससे पोएट का मूड चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें जो है हमारी इन पंक्तियों में ही सारी क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका है।
और सेकंड नंबर में देखिए क्या कह रहा है, हाउ डज फ्रोस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। कहता है इस कविता के माध्यम से फ्रोस्ट ने प्रकृति को किस प्रकार से हमारे सामने रखा है, प्रकृति को किस प्रकार से हमारे सामने बताया है फ्रोस्ट ने, क्योंकि इस पोम को लिखने वाले का नाम है रॉबर्ट फ्रोस्ट। ठीक है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर फ्रोस्ट। कहता है आपको जो निम्नलिखित क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन सारे क्वेश्चंस की मदद से आपको आंसर जो है फाइंड आउट करने में काफ़ी आसानी होगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, काफ़ी मदद मिलेगी। और इन सारे क्वेश्चंस की मदद से आप ये जान पाएंगे कि फ्रोस्ट ने आपको किस किस चीज़ों के बारे में बताया है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोम। कहता है हम लोग जितनी भी कविताएं पढ़ते हैं उन सभी में मुख्यतः किन किन पंछियों का उल्लेख मिलता है। बहुत सारी पोम को पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन उन सब में किन किन पंछियों का उल्लेख मिलता है इसके बारे में बताने के लिए कह रहा है। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम। क्या आप सोचते हैं कि कौवा जो है प्रायः कविताओं में कभी कभी आता है, मतलब किसी कविता में कौवा का भी वर्णन मिलता है, जैसा कि इस कविता में डस्ट ऑफ स्नो में किया गया है, उस तरह से क्या किसी अन्य कविताओं में भी इस कौवों का जिक्र किया जाता है। फिर है व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो। कहता है जब आप किसी कौवे के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में उसकी किस तरह की तस्वीरें आती है, कौवे के बारे में आप क्या सोचते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री। अब फिर से जो है एक बार फिर से एक हेमलॉक का पेड़ क्या होता है। इसमें फिर कह रहा है व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट द मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल और एन ओक और अ पाइन। कहता है कवि ने इससे भी सुंदर पेड़ जैसे मैपल हो गया, ओक हो गया या पाइन, इन सारे पेड़ों का जिक्र क्यों नहीं किया, इन्हीं पेड़ का जिक्र क्यों किया, हेमलॉक ट्री का जिक्र क्यों किया, इन सारे पेड़ों का जिक्र क्यों नहीं किया। ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है, लिखना है। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट्स जॉय और सौरव। कहता है कौवा और हेमलॉक किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, खुशी का या दुख का, आनंद का या दुख का। हेमलॉक और क्रो मिलकर किसके बारे में हमें प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं, खुश का या दुख का, खुशी होने का या दुखी होने का। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। कहता है बर्फ की धूल जिसे कौवा हेमलॉक को पेड़ से गिराता है वह किसका प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये बताने के लिए कह रहा है कि कौवा जो है डस्ट जो गिराता है हेमलॉक के पेड़ से वो किसके बारे में बताता है। ठीक है। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो कि लास्ट भी है, वो कह रहा है हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस। कहता है क्या आपके लिए कभी ऐसा हुआ है कि आप बेघर महसूस कर रहे हैं या निराश महसूस कर रहे हैं, ऐसा होता है आपके साथ कभी। हम लोग के साथ ऐसा होता है, डिप्रेस्ड महसूस करते हैं, होपलेस महसूस करते हैं, हेल्पलेस महसूस करते हैं, लगता है कि हमें आज कोई हेल्प नहीं कर रहा था, आज मेरी मदद कोई करने वाला नहीं है, ऐसा लगता है हमारे चारों ओर जो है एनिमी भरे हुए हैं, कोई मेरा दोस्त नहीं है, मित्र नहीं है। फिर इसी में कह रहा है हैव यू एक्सप्रेस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे। कहता है क्या आपने ऐसे ही पल का सामना किया है और जिसने उस दिन आपके मूड को बदल दिया हो। मतलब आप ये सब सोच रहे होते हैं, आपके दिमाग में ये सब चल रहा होता है, उसके बावजूद आपके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे आपकी जो खराब मूड है वो अचानक से खुशमिजाज हो जाता है, अच्छे से चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा फायर एंड आइस। इसके भी पोएट जो हैं हमारे वो रॉबर्ट फ्रोस्ट साहब ही हैं, तो इनके बारे में, इस पोएम के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए हम लोग आज इसी को कवर करेंगे। कल से हम लोग नेल्सन मंडेला जो आपका सेकंड टॉपिक है, मे बी नेक्स्ट वीक आपको वो मिल जाएगा। ठीक है। मेरे पास थोड़ा सा काम है पेंडिंग, वो मैं काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद आपको नेल्सन मंडेला का टॉपिक फिनिश कर दूँगा। इसमें कह रहा है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर सम से इन आइस। कहता है कुछ लोग कहते हैं कि संसार जो है आग में ख़त्म होगा और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ में ख़त्म होगा। कहता है कि लोगों का ऐसा मानना है कि संसार जो है जब ख़त्म होगा तब चारों तरफ आग ही आग होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, इसके विपरीत हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ होगा।
फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। कहता है लेकिन मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा विश्वास है कि यह जो आग है, यह संसार जो है यह आग में ही ख़त्म होगा। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हमारी जो संसार है वो आग में ही ख़त्म होगी, बर्फ़ में नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना था। ठीक है, मेरा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जगह पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने आप को रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जगह पे रख रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा मानना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये मानना था कि ये संसार जो है आग के साथ ही ख़त्म होगा। बट इफ़ इट हैड टू perish twice, I think I know enough of hate to say that the destruction is also great and would suffice। कहता है परंतु इसे इसे जो है यदि जो इसे जो है 2 बार ख़त्म होना, इस संसार को अगर 2 बार ख़त्म करना है तो मेरे तरफ से बर्फ़ भी कम नहीं है, बर्फ़ भी विनाश के लिए अच्छा है और काफ़ी रहेगा। मतलब अगर इस संसार को 2 बार ख़त्म होना है, लाइक एक बार आग से और एक बार बर्फ़ से, तो बर्फ़ भी काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, बर्फ़ भी ठीक है, बर्फ़ भी इस संसार का विनाश करने के लिए काफ़ी रहेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है थोड़ा सा ठंडा बढ़ता है तो हम लोग अच्छे अच्छे क्लॉथ्स परचेज करते हैं और उसे पहन लेते हैं। लेकिन सोचो और भी ज़्यादा ठंडा बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि अगर पानी पीना शुरू करें, हवा में बोतल उठाकर पीते हैं ना हम लोग, तो अगर पानी जैसे ही बोतल से नीचे निकालें तो बोतल से पानी निकलते ही बर्फ़ बनता चला जाए। आपके पास जो है हॉट वाटर रहता है जो कि वाइल्ड रहता है, वाइल्ड वाटर को जैसे ही मुंह में लेने की कोशिश करें वो जो है बर्फ़ बन जाए, तो सोचो ज़रा कि वो जो है कितना विनाश ला सकता है। इसके बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारा जो है वर्ड है पेरिस, मीन्स होता है डाई, मतलब मरना। तो हम लोग मृत्यु को किसी प्रकार से भी गले लगा सकते हैं, या तो आग की सहायता से या फिर बर्फ़ की सहायता से। अगर इस संसार का विनाश होना हुआ तो बर्फ़ भी कम हानिकारक नहीं होगा, बर्फ़ भी कम हमारी जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन करेगा, विनाश बहुत ज़्यादा करेगा। इससे भी जो है हमारी क्षति बहुत ज़्यादा होगी। और नेक्स्ट है हमारा थिंकिंग अबाउट द पोम। फिर से इसमें जो है थोड़ा सा दिया गया है, देयर आर मेनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। कहता है यहाँ बहुत सारे विचार विमर्श किए गए हैं, बहुत सारे आइडियाज़ दिए गए हैं कि संसार जो है किस प्रकार से ख़त्म होगा। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे। क्या आप सोचते हैं कि संसार कभी ख़त्म होगा? आपका क्या मानना है एज पर स्टूडेंट? आप लोग एक स्टूडेंट हैं तो आपका क्या मानना है, ये संसार कभी ख़त्म होगा या नहीं होगा, और होगा तो किस प्रकार से होगा? हैव यू एवर थाउट व्हाट वुड हैपन इफ़ द सन गोट सो हॉट दैट इट वर्स्ट और ग्रेव कोल्डर एंड कोल्डर। कहता है कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि सूर्य जो है इतना गर्म हो जाए कि यह फट जाए या एकदम ठंडा हो जाए। मतलब सूर्य जो है, ऐसा सोचने के लिए कह रहा है आपको, मतलब ऐसा आप सोच सकते हो कि ऐसा हो सकता है कि सूर्य जो है गर्म हो जाए, इतना ज़्यादा गर्म हो जाए कि गर्म होकर ये ब्लास्ट कर जाए, फूट जाए। तो सोचो ज़रा, फूटने के बाद क्या होगा। और कहीं ऐसा हो जाए कि ये जो है एकदम से ठंडा हो जाए तो भी हमारे लिए हानिकारक है। तो दोनों ही स्थिति में, दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, हमारी संसार की हानि ही होगी। हमारी संसार जो है डिस्ट्रक्शन की ओर जाएगा, विनाश हो जाएगा, हमारा संसार खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है फॉर फ्रोस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। हेयर आर सम आइडियाज़। फ्रोस्ट के लिए आग और बर्फ़ किसका प्रतीक है, यहाँ कुछ विचार दिए हुए हैं। ठीक है, नीचे जो है आपका व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोम, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोम। कहता है कविता की लय क्या है, राइमिंग स्कीम क्या है, इसके बारे में कह रहा है। यह जो पोएम है, हमारा जो पोम है, ये जो कविता है, एक दूसरे के विपरीत विचारों को किस प्रकार से विकसित करता है, इसके बारे में ये बताने के लिए 3rd नंबर हमें कह रहा है। जो कि मैंने पहले ही बताया कि लिटरेरी डिवाइस या राइमिंग वर्ड या फिर कुछ भी हो, वो मैं आपको वाइट बोर्ड की हेल्प से करा दूंगा। मगर इसमें आप कुछ भी खोज सकते हैं, थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं अपने आप का, क्योंकि आप लोग 10 क्लास के स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा तो कर ही सकते हो। अगर फिर भी आपको दिक्कत होगा तो मैं आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो है आपके लिए नेक्स्ट वीक में मे भी आ जाए या फिर उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है।
थोड़ा पेशेंस बना कर रखिए, अभी थोड़ा दिक्कत चल रहा है, होली के बाद तक दिक्कत चलेगा थोड़ा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैं कहीं पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से वहाँ से भी थोड़ी सी चलती रहती है। ठीक है, तो आप दिन भर जब काम करते हो और काम करने का पहले से कोई अनुभव नहीं होता है तो आप जल्दी थक जाते हो, और एज अ टीचर हमें फिजिकल और मेंटल दोनों काम करना पड़ता है, दिमाग से भी और शरीर से भी, इसलिए थोड़ा थकान हो जाता है। पर कोई नहीं, आप लोग अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ को, उन्हें भी बताइए। और मैं नए सिरे से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग का सेशन भी स्टार्ट होने वाला होगा शायद, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उन्हें कहिए सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहिए। मैं आप लोगों को निराश नहीं करूँगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज के लिए बाय।